नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। और आज है हमारे साथ श्रीकांत किशोर, जो कि जाने माने रंगकर्मी, नाट्यकर्मी। तो बहुत बहुत स्वागत है श्रीकांत जी। थैंक यू इरफान भाई। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले हम लोग ये बातें कर रहे थे कि अगले 1-2 वर्षों में जब आप अपनी इस ऑफिशियल जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे तो कुछ आपके मन में योजनाएं हैं, ख़ासतौर पर नाटक को कैसे वापस एक हलचलों से भरा हुआ वापस उसी दुनिया में जहाँ से छोड़ के आप आए थे उसमें। हालांकि बीच बीच में भी आप ये करते रहते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन अब इतना वक्त होगा कि आप और आपके कुछ दोस्त मिलकर पटना में या बिहार में या देश के किसी और कोने में भाषा को लेकर और शायद कुछ रंगकर्म को लेकर कुछ योजनाएं आपकी हैं। हमें बताइए कि क्या योजनाएं। सबसे पहले तो इरफान भाई, आपको इस बात के लिए ख़ास तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर मेरे पास आए हैं। आज की शाम हम साथ बैठे। इससे ठीक पहले मुझे याद आता है, मुंबई में पोस्टेड था, तब भी ये एक संयोग लगा जब आप मुंबई आए थे। तो हालांकि वो शाम हम लोग वो प्राइवेट शाम ना बन पाई क्योंकि हम लोग बड़ी गैदरिंग में थे, लेकिन लगातार मैं आपको सुनता रहा हूँ और इस हिसाब से कहना चाहिए कि मैं आपका एक बड़ा मुरीद हूँ, क्योंकि इस तरह का इंटरव्यू, ख़ास तौर पर कल्चर को लेकर के जिस तरह का काम आपने पिछले वर्षों में किया है, वो मेरे जानते किसी ने नहीं किया। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब मैंने थिएटर शुरू किया। 10 साल मैंने गंभीर रंगकर्म किया। फिर मैं नौकरी में आया और फिर अपनी नौकरी की जो ज़रूरतें थीं उसके मुताबिक पिछले तकरीबन 31 साल से मैं देश के अलग अलग कोने में रह करके देश की सेवा कर रहा हूँ। मेरे भीतर में रंगकर्म करने की जो इच्छा है वो लगातार बलवती होती गई है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बल्कि हम लोग 4 मित्र थे जो लगभग एक साथ ही थिएटर से अलग हुए अपनी ज़रूरतों के नाते, और सभी चारों एक ही साथ रिटायर होंगे। और हम लोग जो शहर का जो एक ख़ास नॉस्टैल्जिया होता है उसके भी शिकार हैं, थिएटर का जो नॉस्टैल्जिया होता है उसके भी शिकार हैं। और इतने सालों तक इतना सब देखने के बाद एक जो अपना जो पुराना कनेक्ट है उसको साथ लेकर एक जिम्मेवारी का एहसास भी बढ़ा है कि बिहार में कुछ ऐसा होना चाहिए जो अभी तक नहीं किया गया। लोग अक्सर बिहार की बात करते हैं तो कहते हैं कि साहब वो उसका बड़ा ही एक बहुत ग्लोरियस एंशिएंट पास्ट रहा है, और मेडिवल पीरियड में भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसका जिक्र होता है। आज का जो बिहार है उसका जिक्र लोग करने से कतराते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इसी बिहार ने हमें न केवल जन्म दिया है बल्कि हमारी सारी शिक्षा दीक्षा भी यहाँ से हुई है। आज भी पटना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्चरल सेंटर है, और न केवल राष्ट्रीय फलक पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हम मार खाते। एक ज़माना था जबकि पर्शियन लिटरेचर का एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर था पटना। उससे पहले एक ज़माना था जबकि पटना साइंस कॉलेज की वजह से पटना शहर को हायर एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर मानते थे। ये सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे ओझल होती चली गई। हम किसी न किसी रूप में उसको रिवाइव करना चाहते हैं। तो हमारे दिमाग में ये था कि ख़ास तौर पर भाषा को लेकर के हमारे अपने युवा पीढ़ी में रुझान पैदा करने का काम हम लोग करें। मुझे खुशकिस्मती से एक विदेशी भाषा सीखने का अवसर मिला। फ्रेंच मैंने सीखी। मेरा मित्र अरविंद गुप्त है जो कि बिहार पुलिस में है, उसने उस समय रशियन सीखा था। वो रशियन पढ़ा सकता है, मैं फ्रेंच पढ़ा सकता हूँ। मेरा मित्र सुबोध है, वो दरअसल उसने बाज़ाब्ता अरबिक सीखी है पटना में रह करके। वो भी बिहार सरकार में सिविल विभाग में, मतलब अभी शिक्षा विभाग में कार्यरत है। तो इसी तरह से सुनील है जो कि वो जापानी भाषा सीख रहा है। तो एक तरफ हम लोग भाषा का एक संस्कार नए सिरे से अपने लोगों में गढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ज़रूरत मेंटल होराइज़न को वाइडन करने के लिए भी है, और वो अपने आप में कहीं ना कहीं रोज़गार का एक साधन भी बन सकता है।
भाषा के साथ हम दूसरे सॉफ्ट स्किलिंग्स भी करना चाहते हैं। और साथ ही साथ थिएटर जो है, जो कि मतलब वो हमारे अपने ब्लड में है, और हमें ऐसा लगता है कि आज भी हिंदी रंगमंच के लिहाज से अगर बात करेंगे तो पटना वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट हैपनिंग सेंटर्स में है। तो थिएटर हम भी करना चाहते हैं। थिएटर हम वैसे लोगों को थिएटर से जोड़ना चाहते हैं जो या तो हायर एजुकेशन में है, या जो मिडिल क्लास स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो पहले थिएटर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होते थे, बीच में एक दूरी बनी है, उस दूरी को पाट सकेंगे अगर हम थिएटर और लैंग्वेज इनका कुछ इस तरीके से एक पैकेज बनाए जो उनको फ़ायदेमंद नज़र आए, उनको लगे इसमें फ़ायदा है। इसका एक दूसरा पहलू है, बिहार को ऐसे लोगों की, बहुभाषाविद लोगों की ज़रूरत है। बिहार में जो हमारा अपना पास्ट है, जो हमारा अपना जो कल्चरल हेरिटेज है, उसकी वजह से टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने की बहुत ताकत है, लेकिन वो टूरिज़्म हम उस तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाते, जस्ट सॉफ्ट स्किल्स या इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ध्यान देगी, ध्यान दे रही है, लेकिन हम चाहते हैं ऐसे लोगों को खड़ा करना जो कि उस गैप को, उस ह्यूमन रिसोर्स गैप को फिलअप कर सकते हो, जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जो बिहार का अपना जो कल्चरल हेरिटेज है उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हों, और जिनके साथ साथ उनके लैंग्वेज स्किल्स भी उनको सपोर्ट करते हों। तो नवंबर से लेकर फरवरी में जब बोध गया में वो बुद्धिस्ट लोगों का समागम हो रहा होता है, लाखों लोग आते हैं और वो सब के सब वो बोध गया तक ही कंसंट्रेट करके चले जाते हैं। हम उनको मजबूर कर सकते हैं कि वो बिहार में और ज़्यादा ठहरें और ज़्यादा एंजॉय कर सकें, कल्चरल जो पास्ट हेरिटेज है उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्रिशिएट कर सकें। तो ये बेसिक इरादा इसमें। लेकिन कहीं आपको ये चुनौती नहीं लगती कि 35 साल या 32 साल पहले जिस बिहार को और पटना को आप छोड़कर आए, उससे फिर उसी तरह की उम्मीदें करना, जैसे कि बीच में ये जो 32-35 वर्षों का जो पानी गंगा में बह गया, और ख़ास तौर पर इसमें डिजिटल जो संस्कार एक तरह से कहा जाए, वो बिल्कुल आदमी ही एक तरह बदल गया कि आज से 35 साल पहले किसी नाटक के रिहर्सल में बच्चों को बुलाना बिना गैजेट के और बिना किसी हड़बड़ी और अटेंशन शिफ्ट किए वो उस लगन से तो कर दिया करते थे। आज एक तरफ बाज़ार खुल गया, एक तरफ ग्रीड और आकांक्षाएं बढ़ गईं, एक तरफ जल्दी जल्दी एक भले उसके लिए मूल्यों की कुर्बानी देनी पड़े, जल्दी जल्दी कुछ एकोमोलेट कर लेना है, हासिल कर लेना है। कहीं आपको या आपके दोस्तों को इस चुनौती से दो चार होने की ज़रूरत नहीं महसूस होती कि इन 35 वर्षों में जो मूल्य बदल गए, कहीं हम एक किसी यूटोपियाई इच्छा के तहत तो नहीं इसको दोबारा शुरू करने की सोच रहे हैं कि वो पीढ़ी ही बदल गई और वो अपेक्षाएं ही बदल गई। हम उनको सिवाय इसके कि उनके सामने रोज़गार की कोई लालच हो सकती है जिस वजह से वो आपकी इस योजना का हिस्सा बने, ये बात कभी गौर की है आप? बहुत सही बात कही आपने। ये तो पहले दिन से इस बात पर ही तो सबसे ज़्यादा फोकस है। दरअसल मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि मैं जिन युवा लोगों से इंटरेक्ट करने जा रहा हूँ उनको बदल दूंगा, ये सोचकर उनके पास जाना ये गलत बात होती है। मुझे सबसे पहले खुद को उनके मुताबिक बदलने के लिए तैयार होना चाहिए, ये पहली ज़रूरत होगी। हम जब नाटक करते थे तो 60-65 दिन का रिहर्सल तो कहीं नहीं गया था, और रिहर्सल का मतलब ये है कि वो ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं आप और 8 बजे से आपकी क्लास लगती है पटना कॉलेज की, और पटना कॉलेज में आपने 8 से लेकर 12 बजे तक या 12:30 बजे तक वो 4 क्लासेस जो हैं ऑनर्स वाली वो आपने की, और उसके बाद आप भाग चलते थे रिहर्सल प्लेस पे। और कई दफ़ा जानने वाले टीचर रास्ते में पकड़ करके अगर वापस ले गए तो बात अलग है, वरना अगले 8 घंटे बस रिहर्सल, और घर में मतलब गुस्से के सिवा कुछ नहीं होता था, खाना मिल जाता था। आज मैं उम्मीद करूं कि मेरा
अगर कोई एक नया विद्यार्थी 20 साल या 22 साल का लड़का उस डेडिकेशन के साथ मेरे साथ 8 घंटे काम करेगा तो मैं उससे क्यों चाहूँ कि वो मेरे जैसा बने। ये डिमांड ही गैरवाजिब है। लड़के स्मार्ट हुए हैं, संसाधन बदल गए हैं। एक किताब खरीदने के लिए पटना शहर में आप BN कॉलेज में हॉस्टल से मैंने ज़िंदगी शुरू की है, तो BN कॉलेज से भाग के राजकमल जाता था। एक किताब खरीदनी है, इसके लिए इतना चल के आया हूँ, तो बदले के नियत से एक किताब खड़े खड़े पढ़ता था पहले। और सत्येंद्र जी कहते थे नहीं आप बैठ के पढ़िए। मैं कहता था नहीं मैं पढ़ नहीं रहा, मैं बस देख रहा हूँ। पन्ने पलटने के नाम पे आप किताब पढ़ते और दूसरी किताब खरीद कर ले जाते। आज कहाँ ये सब होता है। तो इस तरह हमारे ज़माने में एक किताब को उसका पता चल जाने के बाद उस किताब को हासिल करना कितना बड़ा टास्क होता था। आज हम एक ऐसे ज़माने में हैं जो एबंडेंस का ज़माना है। और नॉलेज की बात करें तो आदमी गूगल बाबा की शरण में जाता है और वो 25 किताबें देख लेता है, उसमें सही गलत सब मिलते हैं। लेकिन आज का युवा आज के ज़माने से ही सोचेगा। मैं उससे ये उम्मीद करूं कि वो मेरा अनुकरण करे, मेरी नकल करे। ये मेरी गलती है, बच्चे की कोई गलती नहीं। एक दूसरी बात ये कि हमारे गार्जियंस हमें बर्दाश्त कर लेते थे। उन्होंने 35 साल तक बच्चे पाले हैं। आज के ज़माने में 18 साल के बाद बच्चा जो है वो पालने के काबिल नहीं रह जाता। तो नतीजा ये है कि हमारा जो युवा है उसको भी पॉकेट मनी की ज़रूरत है, कम से कम पॉकेट मनी टू स्टार्ट विथ, और उसके बाद तो डेफिनेटली उसको पूरा गुजर बसर करना है। तो मैं किसी खास किस्म की आदर्शवादिता के साथ नहीं जाना चाहता हूँ, बल्कि मैंने जैसा पहले कहा इरफान भाई, मेरा ख्याल है कि कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर आदमी की ज़िंदगी में दोबारा वापस आ सकें, ये ज़रूरत सिर्फ एक मोरालिटी का एस्पेक्ट नहीं, ये कोई आइडियोलॉजी का एस्पेक्ट नहीं। ये एस्पेक्ट दरअसल इंसान के एक बेहतर इंसान में तब्दील होने के लिए ज़रूरी चीज़ है। और अगर कोई ऐसा बेहतर इंसान होगा तो उस बेहतर इंसान की एम्प्लॉयबिलिटी भी बेहतर होनी ही चाहिए। मैं मानता हूँ कि बिहार के बड़े ही बुद्धिमान बच्चे सॉफ्ट स्किल की कमी की वजह से या सही किस्म के स्किल के अभाव में बेरोज़गार घूमते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि हर दूसरा आदमी रोज़ाना सुबह सुबह जाकर दौड़ मारे और वो किसी फ़ौज में भर्ती होने के लिए सपने देखे हैं। फ़ौज में जाना कोई मतलब बुरी बात नहीं है, वो अपने आप में अलग फ़ख्र और शान की बात है। देश के लिए जीना एक फ़ख्र की बात है, लेकिन वही अकेला व्यक्ति थोड़ी है जो देश के लिए जीता है, जो फ़ौज में जाता है। एक संस्कृति कर्मी, एक इतिहासकार, एक साहित्यकार, ये सब के सब उतने ही बड़े देशभक्त होते हैं और सबकी ज़रूरत इस मुल्क को है। अच्छा, अभी इस स्टेज पर जबकि अभी आप लोगों के मन में ये योजना, अभी उसको अमली जामा तो पहनाया जाना है, ख़ास तौर पर ये जो ज़िंदगी के एक और जिम्मेदारी भरे दौर का जो सपना आप 4 दोस्त मिलकर देखेंगे और उसे पूरा करेंगे, उसे अमली जामा पहनाएंगे। लेकिन संकल्पना की सतह पर अगर देखें इस योजना पर, तो उसमें आपको क्या क्या अभी, जबकि वो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा करेंगे तो कैसा करेंगे का मैप प्लान क्या है, जिससे कि चरण दर चरण आप इस लक्ष्य को अचीव करने की संकल्पना की दुनिया में ही कैसे उसे सोचते हैं? सबसे बड़ी ज़रूरत जो मुझे अभी लगती है और जिसको लेकर के हम सब लोग अक्सर अपने मित्रों के बीच में जिसकी चर्चा करते हैं, कि इस पूरी संकल्पना के ऊपर लोगों का यकीन, लोगों का विश्वास, ये कैसे बनाया जाए। ये इस वजह से मुश्किल लगता है क्योंकि मैंने, हो सकता है कि देश के 17-18 जगहों पर नौकरी करते हुए या कई दफ़ा बाहर रहते हुए, मैं शायद एक ऐसे प्लेटफॉर्म से खड़े होकर देख पाता हूँ कि साहब इसकी कितनी ज़रूरत है।
कि एक इंसान जब वो बहुभाषाविद हो जाता है, या एक इंसान जब थोड़ा बेटर स्किल्ड है सॉफ्ट स्किल्स में, तो कैसे वो दूसरों से कितना अलग दिखता है, ये मुझे दिखता है, मैं देख सकता हूँ, लेकिन जिसके पास हमें जाना है वो कैसे देख पाएंगे? मैं इस बात को कैसे उन तक पहुंचा सकूंगा, वो निम्न मध्य वर्गीय तबका बिहार का, जो कि खेत बेचकर बच्चे पढ़ा रहा है ताकि उसको कोई एक सरकारी नौकरी मिल जाए, वो कैसे मैं उसको इस बात के लिए अनुप्रेरित कर सकूंगा? या कैसे मैं किसी एक व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित कर सकूंगा कि थिएटर न केवल एक प्रोफेशन के रूप में, बल्कि अपने आप में एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी के रूप में कितना ज़रूरी है। तो अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है, और उस चुनौती का असल मतलब, वो चुनौती कितनी बड़ी है इसका पता तब चलेगा जब हम ज़मीन पर जाएंगे, कि किस तरह से मुझे मेरा अपना अल्मा मैटर, मेरी यूनिवर्सिटी मुझे कैसे रिसीव करती है, या कैसे ये जो नए आए हुए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं ये इसको किस रूप में देखते हैं। लेकिन मुझे अंततः पूरा विश्वास है इरफान भाई कि सच्चाई की अपनी एक ताकत होती है। इस चीज़ की ज़रूरत एक सच्ची ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन लोग आएंगे ज़रूर। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो योजना है वो कोई बहुत कच्ची है आपके मन में। इससे पहले जो आप बातें कर रहे थे वो उसमें बहुत कुछ ठोस प्रश्नों पर सोचा हुआ है आपने, कि वो फिर चरणबद्ध ढंग से ऐसे होगा, ये इंस्टीट्यूट, ये यूनिवर्सिटियाँ, ये संस्थाएं, उसमें पार्टी होंगी, इसके बाद इसमें से निकले हुए बच्चों को रोज़गार या आगे उनके लिए क्या स्कोप होगा। तो अभी जो आपके मन में है यही एक जो मैप प्लान, उसके बारे में बताइए। प्लान कुछ इस तरह से है कि सेवानिवृत्त लोग जिन्होंने कि इसी मकसद से अपनी अपनी भाषा चुनी और उसको सीखा, ये सब के सब एक ज़माने में साथ होते थे थिएटर करते हुए, तो एक थिएटर का बैकग्राउंड उनके साथ में है। और इसके बाद हम चाहते हैं कि एक ऐसा छोटा सेंटर स्टार्ट हो जाए जहाँ पर अलग अलग भाषाओं की पढ़ाई होती है। वो शुरुआती दौर में बहुत मेजर बड़ा एम्बिशन नहीं है, जैसे सुपर 30 जैसा एम्बिशन है कि भाई चंद लोग आएंगे एक पर्टिकुलर भाषा को सीखने के लिए और एक थोड़े समय के लिए। तो टारगेट है कि साहब वो इनिशियली वो 6 महीने तक एक भाषा सीखने के लिए आते हैं। 6 महीने में अगर उनको फ़ायदा नज़र आएगा तो हम लेवल 1 से लेवल 2 की तरफ बढ़ेंगे। उनमें से 10% भी अगर लेवल 2 की तरफ बढ़ेगा तो हम मानेंगे कि सफल है, क्योंकि तब तक लेवल 1 में एक नया ग्रुप सामने आ रहा होगा। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज आज की डेट में पटना में चल रहे हैं जो कि जिनमें बच्चों को विदेशी भाषाओं की बेहद ज़रूरत है। अब जैसे कोई एक भारतीय अगर जर्मनी में हायर एजुकेशन करना चाहता है, हायर स्टडीज़ के लिए जर्मनी जाना चाहता है, तो उसकी पहली बुनियादी शर्त है जर्मन भाषा का ज्ञान होना। और अगर वो जर्मन भाषा जानता है तो बड़े कम खर्चे में वो हायर स्टडीज़ हासिल कर सकता है, क्योंकि जर्मनी एक बहुत ही एजुकेशन के मामले में एक सस्ता देश है, जहाँ पर बहुत सस्ते दर पे अच्छी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त होती है। फ्रांस का ऐसा ही हाल है, ऐसा ही हाल है जापान का, जहाँ पर लोगों का रुझान है। तो हायर स्टडीज़ के लिए जाने के इच्छुक लोग अगर उनके बीच में हम पहुँच सकें, उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनके इंस्टीट्यूट्स के ज़रिए, तो वो निश्चित रूप से वेलकम करेंगे, क्योंकि उनको इस तरह के टीचर्स, पटना में सबसे बड़ी समस्या यह है कि फ्रेंच की क्लासेस स्टार्ट कर दें लेकिन फ्रेंच का टीचर होना चाहिए। तो हम तो वो बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हम उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये एक तरीका इधर का है। दूसरा तरीका यह है कि जो बिहार का जो कल्चरल टूरिज्म है उसको प्रमोट करते हुए हम उसके साथ अपने को कनेक्ट करना चाहते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल स्टेज में हमारे लिए, हमारे अपने सब्सिस्टेंस के लिए शायद सबसे ज़रूरी काम होगा कि हम किसी तरह से उन तक पहुंच सकें। ज़रिया कॉफ़ी टेबल बुक्स का हो सकता है, ज़रिया बोध गया में अवेलेबल सेंटर्स के साथ कनेक्ट का हो सकता है। सब अलग अलग धर्मों
के तीर्थ स्थान बिहार में हैं, और ढेर सारे लोग बिहार में सिर्फ इस वजह से इंटरेस्टेड हैं क्योंकि बिहार एक बहुत ही एंशिएंट सिटी है, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिटीज़। और वैसी हालत में वो जो लंबा पास्ट है, जिस पास्ट को अगर सही तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए तो वो एक रोज़गार के दरवाजे खोलता है और बिहार की इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट दे सकता है। तरीका कुछ इसी तरह से होगा। इस प्रोसेस में धीरे धीरे हमारे पास परमानेंट मेंबर्स बढ़ते चले जाएंगे जो खुद लैंग्वेज टीचर्स में कन्वर्ट होंगे, कुछ थिएटर के साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी एक बड़ी टीम की ज़रूरत है। तो इस तरह से आपके पास में अपना एक बेस भी खड़ा होता चला जाए। ये जो लैंग्वेज लर्निंग है उसका एक हिस्सा तो खुद आपके मतलब एक इंडिविजुअल के पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपेंड करना एक तो है ही, और दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है उसका टूरिज़्म से जुड़ा हुआ है। अब बिहार में जिस तरह का उसका इतिहास है, जिस तरह का उसका एक सांस्कृतिक धरोहर और एक जर्नी है, उसमें अगर देखें कि अब तक आपके अनुभव में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आए क्या या क्यों नहीं आए जिन्होंने सरकारी मदद या सरकारी हाल पर छोड़ दिए जाने से अलग इस टूरिज़्म के मामले को एक रोज़गार पैदा करने वाला इलाका समझा हो और उसमें कुछ इन्वेस्ट किया हो? कुछ ऐसा अनुभव आपको जितना समय आपने बिहार में रहते हुए या आते जाते हुए या ओवर हियर फिरते हुए सुना? क्योंकि बहुत सारे उद्यमी आते हैं अनेक और दूसरे कारणों से, लेकिन टूरिज़्म को क्या इतना उपेक्षित ही छोड़ दिया गया है कि इससे तो राज्य की बदनामी भी होती है। अगर देखिए कि जितना समय पर्यटकों को वहाँ होना चाहिए और जितना एंगेजमेंट उनको चाहिए और जितनी इन्फॉर्मेशन का एक मैकेनिज़्म चाहिए, वो चूँकि आपके पास टैलेंट नहीं है जो उस लैंग्वेज में कन्वर्स कर सके और एक वो बॉन्डेज बना सके और ये भरोसा पैदा कर सके। अभी बहुत सारी चीज़ें तो हियरसे पे भी चलती हैं कि एक आदमी, एक जापानी आया, उसने जाकर कहा कि हाँ भाई बोधगया में ये एजेंसियां हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं, तो एक भरोसा पैदा करने की बात। तो इससे पहले क्या कोई ऐसा एंटरप्राइज किसी ने शुरू करने की सोची या क्या हुआ? आपका क्या अनुभव है इस बारे में? बहुत अच्छा सवाल पूछा है इरफान भाई आपने। सच में इस बारे में हम लोगों ने जो मतलब बहुत विस्तार से तो नहीं लेकिन डीप रूटेड स्टडी की कोशिश हम लोगों ने की। हम ऐसा मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ की वजह से बिहार में जो बोधगया का जो टूरिज़्म है वो एक्सपैंड नहीं हुआ, बल्कि उल्टे जो कंट्रीज़ बहुत मतलब बुद्धिस्ट कंट्रीज़ जिनके लिए बोधगया बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन लोगों ने अपने देश के लोगों के लिए अपनी मोनेस्ट्रीज़ इसीलिए खड़ी की कि ताकि स्थानीय सुविधाओं और स्थानीय जनता पर उनको निर्भर न रहना पड़े। और उसका नुकसान हुआ है, निश्चित रूप से उसका नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ कि मोनेस्ट्री बोधगया में है तो लोग बोधगया में चार्टर से उतरेंगे, मोनेस्ट्री में ठहरेंगे, बोधगया से ही चले जाएंगे। कुछ लोगों जिनकी इच्छा भी होगी कि उनको बुद्ध के जीवन से जुड़े दूसरे लोकेशंस जाने चाहिए, तो उनको डिस्करेज किया जाएगा। तो परिवर्तन, सबसे बड़ा परिवर्तन हाल के दिनों में ये हुआ है कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर आज उतना पीछे नहीं है। अभी भी हम मानते हैं कि जो होना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन फिर भी आज की डेट में आपको अच्छी सड़कें हैं, पहले की तुलना में होटल और दूसरे संसाधन हैं, बिजली की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। यानी अभी दिस इज द राइट टाइम टू स्ट्राइक। अर्लियर इट वाज सिंपली इम्पॉसिबल। टूरिस्ट प्लेसेस तक पहुंच पाने के लिए सड़कें ना हो आप किसी तरह नहीं ले जा सकते। आप लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेरास की का गुणगान करते रह जाइए, लेकिन लौरिया नंदनगढ़ पहुंचने के लिए सड़क, अच्छी सड़क का होना बेहद ज़रूरी है। ये अब हुआ है। और इसके अलावा अच्छे प्रयास पहले भी हुए। आपका जो दूसरा प्रश्न था, ये मैंने पाया है कि बिहार सरकार ने यह कोशिश की है कि वो गाइड पैदा करे, और बराबर की पहाड़ी के पास मैं खड़ा हूँ और लुंगी खोट कर एक लड़का मेरे पास गमछा कंधे पर डाले आए और कहे कि साहब गाइड चाहिए, और मैं कहूँ कि भाई तू मुझे क्या बताएगा, तू पढ़ा लिखा नहीं लगता,
और वो कहे कि साहब मैं ब्राह्मी भी पढ़ लेता हूँ, आप प्राकृत भी पढ़ना जानता हूँ, आप चिंता न कीजिए। आप कहिए क्या लोगे? बोलेगा आप जो देंगे दे दीजिए। मैंने पूछा आपने कहाँ पढ़ाई की? वो पढ़ के सब बता पा रहा था, गुफाओं के बाहर जो लिखे हुए शिलालेख हैं वो पढ़ के बता पा रहा था। मैंने पूछा, उसने कहा था बिहार सरकार का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है गाइड का, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ाते हैं। तो इस तरह का कोर्स नहीं हुआ, ऐसा पहले प्रयास नहीं हुआ, सो नहीं है। उसका एक फॉलो अप होना था जो नहीं हुआ। भाषा के स्तर पर बात करें, जो कि आपका मूल सवाल था, तो पटना शहर में फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा के लिए सेंटर शुरू किए गए। मुझे पता है बंद हो गए। मैक्समुलर भवन है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन कोर्सेज नहीं है। लेकिन डिसहार्टेंड होने से तो चलेगा नहीं, करना तो पड़ेगा। मैं मान कर चलता हूँ कि रास्ता कठिन है, केवल इंस्टीट्यूट खोलने से नहीं होगा, प्रमोट करने के लिए आगे जाना पड़ेगा। तो हम समझते हैं श्रीकांत जी कि ये जो आगे की योजना है, इसको सिर्फ आपने एक रूमानी ढंग से नहीं सोचा है, बल्कि उसके तमाम जो ठोस चुनौतियाँ और जो उसके छुपे हुए पक्ष हैं उस पर भी गौर से सोचा है। तो हम समझते हैं कि आप और आपके मित्र मिलकर इन सारी चुनौतियों को हल करेंगे और आने वाले दिनों में जिन कमियों को हम लोग महसूस करते रहे, अगर देखिए अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में, वो कम से कम आज की जनरेशन को आप और आपके दोस्तों की मदद से कुछ एक रास्ता मिलेगा। तो बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, हम लोगों ने ये बातें की। हम समझते हैं कि इसका फॉलोअप फिर हम लोग 2 साल बाद एक और बातचीत में करें। ज़रूर ज़रूर इरफान भाई। और बल्कि मैं ये बता दूं कि आप इस पूरी योजना का हिस्सा हैं। आप आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि इस तरह के लाइक माइंडेड ढेर सारे लोगों का साथ साथ अगर प्रयास होगा तभी ये सफल होगा। बहुत शुक्रिया। ये थे श्रीकांत किशोर, जो कि एक वरिष्ठ रंगकर्मी और नाट्य निर्देशक हैं। तो ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी, हम उम्मीद करते हैं। सुनते रहिए लिसन विद इरफान।